नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कटियार। श्रोताओं, आज देश और दुनिया की नजरें मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर पर टिकी हैं, जहां वैश्विक स्तर के ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बेहद महत्वपूर्ण सम्मेलन में ब्रिक्स देशों सहित करीब 20 देशों के कृषि मंत्री, नीति निर्माता और कृषि विशेषज्ञ जुट रहे हैं। इस वर्ष भारत बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी की थीम के तहत इस बड़े मंच का नेतृत्व कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच यह सम्मेलन न केवल भारत बल्कि दुनिया के छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। आज हमारे रेडियो स्टूडियो में इस विषय के बड़े स्तंभ और नीतिगत मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री सिराज हुसैन जी, जो कि पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव हैं और वर्तमान में ICAR में सीनियर विजिटिंग फेलो हैं। आपकी विशेषज्ञता सरकारी नीतियों, खाद्य प्रशासन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लागू करने में है। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्वेता सैनी जी, जो जानी मानी कृषि अर्थशास्त्री और ऑर्कस पॉलिसी रिसर्च की फाउंडर व CEO हैं। आपकी विशेषज्ञता डेटा ड्रिवन कृषि, ग्रामीण आजीविका, जेंडर इंक्लूजन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडल पर है। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अभिजीत दास सर, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेड एनालिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं, काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आप अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल सिराज हुसैन जी आपसे है। सर, आपके पास केंद्रीय सचिव के रूप में कार्य करने का एक लंबा अनुभव है और भारत की इस बार की जो ब्रिक्स सम्मेलन की थीम है वो रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए आने वाले वर्षों में ब्रिक्स देशों की खाद्य और पोषण सुरक्षा को लेकर मुख्य नीतिगत प्राथमिकताएं क्या कुछ होनी चाहिए, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, 2-4 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो ये है कि कैसे इंडिया की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाया जाए, जी। क्योंकि ब्रिक्स के कई देशों के मुकाबले में हमारी उत्पादकता कम है। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन फिर भी गुंजाइश है। और कुछ देश इसमें ऐसे हैं ब्रिक्स के मेंबर जिनकी उत्पादकता हमसे भी कम है, जी। तो उनको हमसे सीखने का मौका मिल सकता है। दूसरी बात, एक अहम बात ये है कि कई ब्रिक्स देश ऐसे हैं, जैसे ब्राज़ील है या रूस है जी। या अर्जेंटीना है, जिनकी आबादी बहुत कम है और उनका खेती का रकबा बहुत ज़्यादा है। जी। तो उनके यहाँ फूड सिक्योरिटी की कोई समस्या नहीं है। जी। और कुछ देश ऐसे हैं, जिनमें हमारा देश भी शामिल है, जहाँ फूड सिक्योरिटी एक बहुत अहम चीज़ है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी तरीके से वो इजिप्ट के लिए, इथियोपिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जी। और हम कह सकते हैं कि ईरान के लिए भी किसी हद तक चैलेंज है, क्योंकि ईरान भी हमसे बहुत चावल इंपोर्ट करता है। जी। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तो पूरी तरह काफी हद तक इंडिया पे डिपेंडेंट है अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए। तो एक दूसरे से सीखने का काफी मौका मिल सकता है। जी, बिल्कुल ठीक कहा सर। सर, इस सम्मेलन का जो मुख्य फोकस है वो लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं पर रखा गया है। अगर हम जमीनी स्तर की बात करें तो नीतियों को लागू करने के आपका अपना जो अनुभव है, उसके आधार पर क्या मानते हैं कि ब्रिक्स देश मिलकर इन छोटे और सीमांत किसानों और महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए किस प्रकार से आपस में सहयोग कर सकते हैं? देखिए, ये जो छोटे और सीमांत किसान का मसला है ना, ये तो हमारा मसला है जी। और किसी हद तक चाइना का मसला हो सकता है। जी। बाकी जैसा मैंने पहले कहा कि ब्राज़ील में, रूस में, अर्जेंटीना में तो बहुत बड़े-बड़े फार्म हैं, उनकी तो आबादी बहुत कम है। जी। उनके यहाँ ये ही नहीं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में तो खेती ही नहीं है, तो ये मसला कहाँ से होगा? ईरान में भी ये मसला नहीं है। जी। लेकिन हमारे देश में औरतों का कंट्रीब्यूशन किस कृषि में बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स में जो उनके मर्द हैं वो दूसरे राज्यों में जाके अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं, जिसमें जी। उनको निस्बतन बेहतर मजदूरी मिल जाती है। तो काफी हद तक औरतें हमारे यहाँ कृषि में काम कर रही हैं। और हमारे यहाँ आप देखिए कि इनहेरिटेंस लॉज भी अमेंड हुए और जी। उनमें ये कहा गया कि औरतें भी अब इनहेरिट कर सकती हैं जमीन को, जी। कृषि की जमीन को। लेकिन कई राज्यों ने उसको भी लागू नहीं किया। उत्तर प्रदेश में आज भी जी। अगर किसी की मौत हो जाती है और उसकी लड़की की शादी हो चुकी है, जी। तो उसकी लड़की को वो जमीन नहीं मिलेगी। जी, ये एक बड़ा मसला है। अगला सवाल है मेरा सर, भारत के पास FCI जैसी एक विशाल खाद्य भंडारण और वितरण प्रणाली मौजूद है। क्या ब्रिक्स के अन्य देश भारत के इस बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से कुछ सीख सकते हैं, ताकि वैश्विक स्तर पर जो समस्या है उसको कम किया जा सके? देखिए, ये बात सही है कि हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पूरे देश को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जी। मगर ये कार्बोहाइड्रेट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जी। हम प्रोटीन की या और न्यूट्रिएंट्स की जी। फूड सिक्योरिटी
अभी तक नहीं उपलब्ध करा पाए हैं। जी। और कई देश इसमें ऐसे हैं जिसमें इजिप्ट है, ईरान है, जहाँ कई तरह के फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहे हैं उन देशों में भी। जी। तो हमारे यहाँ जो ये एफसीआई का रोल है वो खाली डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, बल्कि वो प्रोक्योरमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जी। तो वो प्रोक्योरमेंट का रोल इजिप्ट वगैरह में इसलिए लागू नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास इतना उत्पादन नहीं है कि वो उस सरप्लस उत्पादन को प्रोक्योर करें और डिस्ट्रीब्यूट करें। जी। लेकिन उनके यहाँ भी काफी बड़े प्रोग्राम चलते हैं जिसमें वो लोगों को मिसाल के तौर पे नान प्रोवाइड करते हैं जी। और कुछ और खाने पीने की चीजें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब कई देशों में फूड सिक्योरिटी उपलब्ध कराने के लिए देश डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरफ जा रहे हैं। जी। हमारे यहाँ भी इसके बारे में अक्सर अर्थशास्त्री लिखते रहते हैं कि बजाय इसके कि इतना बड़ा फूड कॉर्पोरेशन का सिस्टम आप चलाएं, प्रोक्योरमेंट करें, फिर हजारों किलोमीटर उसको ले जाएं, जी। गेहूं और चावल को वहां फिर से स्टोर करें, उससे बेहतर ये है कि आप सीधा कैश ट्रांसफर करिए। क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें सरकार तो प्रोवाइड नहीं करती है, मिसाल के तौर पे दालें, जी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर खुद उन दालों को प्रोक्योर करता है उत्पादन करने वाले प्रदेशों से जी। और उन दालों को उन राज्यों तक सप्लाई करता है जहां उसका उत्पादन नहीं होता है। जी। तो इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है जिसको मुझे लगता है कि ब्रिक्स के देश डिस्कस करेंगे तो अच्छा होगा। और ब्राजील वगैरह में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेके काफी काम हुआ है, जी। तो उसको भी हमें समझना चाहिए, उसको डिस्कस करना चाहिए। सर, इस इंदौर सम्मेलन में पहले ही दिन भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। तो भारत और रूस, चूंकि रूस एक बड़ी शक्ति है और काफी बड़ा लंबा हमारे सहयोग भी रहा है भारत और रशिया का, तो इस ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर क्या कुछ संभावनाएं देखते हैं भारत और रशिया के बीच में आने वाले समय में? देखिए हम रूस से एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जी। तो हमारे लिए रूस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सनफ्लावर ऑयल वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। जी। तो और हम भी रूस को कई चीजें एक्सपोर्ट करते हैं और ज्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह हमारा एक्सपोर्ट रूस को बढ़ सकता है। जी। तो ये दोनों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो इस पे डिस्कशन करें, कोई किसी डील तक पहुंचे। असल में पूरी दुनिया में जो ये जियो पॉलिटिक्स है, इसने दुनिया को इस तरह से बांट रखा है, हमको इस तरह से प्रेशराइज करता रहता है अमेरिका के, आप रूस से ये नहीं खरीदेंगे, वो नहीं खरीदेंगे, तेल नहीं खरीदेंगे। जी। ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चली गई हैं। जी। अगर हम खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं की बात करें तो खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में इस प्रकार के जो कॉन्फ्रेंसेस हैं जो कि कई सारे देशों के साथ मिलकर लिए जाते हैं, इनका क्या महत्व आपको लगता है? नहीं देखिए, ग्लोबल लेवल पे एक दूसरे कंट्रीज से बातचीत करने से कई चीजें बेहतर समझ में आती हैं। कई चीजें हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने का मौका फराहम कर सकती हैं। जी। उन कंट्रीज को ये मालूम हो सकता है कि हमारा देश कई चीजों में कितना एडवांस हो चुका है। जी। हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज बहुत जल्दी जल्दी तेजी से ग्रो हो रही हैं, जी। तो प्रोसेस्ड फूड के प्रोडक्ट हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकते हैं। तो इस तरह के सम्मेलनों से ये मौका मिलता है दोनों जो भी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि वो अपने देश की स्ट्रेंथ को किस तरीके से औरों को समझाएं और क्या मौके हो सकते हैं कि हम अपनी सप्लाई चेन को इस तरह से बनाएं कि हमारे यहाँ जंग होने से भी वो डिस्टर्ब ना हो। अब आप देखिए कि ये जंग हो रही है जी। जो इजराइल ने और अमेरिका ने करी है ईरान पे, इसकी वजह से पूरा जो हमारा बासमती चावल का एक्सपोर्ट है वो प्रभावित है। ईरान इतना बड़ा हमारा इंपोर्टर था, जी। वो प्रभावित है। तो ये सब चीजें ना हो, हम समझते हैं कि ये अहम बैठक है। जी। अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें तो यहाँ की कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए इस स्तर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन किस प्रकार से नए अवसर खोल सकते हैं, इस बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए मध्य प्रदेश सोयाबीन का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है और वहाँ सोयाबीन की उत्पादकता 1 टन पर हेक्टेयर से भी मगर कम ही चल रही है, जबकि वो अर्जेंटीना में, ब्राजील में 3 टन पर हेक्टेयर है। जी। तो वहाँ पर ये डिस्कशन जरूर करना चाहिए कि क्या वजह है। हालांकि वहाँ पर जो भी सोयाबीन है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो जी। हमारे जो मध्य प्रदेश के एक्सपर्ट हैं वो ब्राजील और अर्जेंटीना से बात करें कि समझें कि उनके यहाँ नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन कहाँ होता है, उसकी क्या उत्पादकता है, उसकी क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। तो जी। कई तरह की चीजें डिस्कस हो सकती हैं इस तरह के सम्मेलनों में। मक्का का भी उत्पादन मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, जी। मगर वो इन देशों से काफी कम है। तो उसको भी समझने की जरूरत है कि
क्या ऐसी तब्दीलियां लाई जाएं कि मक्का का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में बढ़ाया जा सके। बिल्कुल ठीक कहा सर। अब अगर हम इस पूरे ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस को, जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर ही ऑर्गेनाइज की गई है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत सारी नई टेक्निक्स और इनोवेशंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेसिफिकली हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो स्वयं मध्य प्रदेश से आते हैं और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में कई सारे इनोवेशन उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल में किए हैं। तो उनके विजन को और भारत की जो कृषि का एक स्ट्रक्चर है जिसमें इनोवेशन भी बहुत कुछ हो रहा है, उन सबको किस प्रकार से आप देखते हैं? नहीं, ये अच्छा है। देखिए, लगातार इनोवेशन से, साइंटिफिक डिस्कवरी से ही कृषि आगे बढ़ती है। जी। तो हम समझते हैं कि हमारे देश में जितना कृषि में इन्वेस्टमेंट हो रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसको और बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि ऐसी वैरायटीज़ आएँ जो सूखे को रेजिस्ट कर सकें, बाढ़ को रेजिस्ट कर सकें। अब इस साल एल नीनो की वजह से सूखा पड़ने की संभावना है। जो वैरायटीज़ रिलीज़ हुई हैं पिछले 2-3 साल में, जी। वो किसानों तक पहुँचाई जाएँ। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में जब कृषि मंत्री जी वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम सिंचाई का एरिया बढ़ाने, तो ये बहरहाल उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। लेकिन यहाँ भारत सरकार के स्तर पर भी इस तरह की चीज़ें जब वो करेंगे, जी। तो फिर मुझे लगता है कि हमारी उत्पादकता और बढ़ जाएगी। इस चर्चा में अब हम रुख करते हैं अपने अगले एक्सपर्ट की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं श्वेता सैनी जी, जो कि एक कृषि अर्थशास्त्री हैं। श्वेता जी, हमें सबसे पहले ये बताइए कि एक कृषि अर्थशास्त्री के रूप में आप इस बात को कैसे देखती हैं कि ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आम किसान की आर्थिक स्थिति और उसकी रोजी रोटी में किस प्रकार से सुधार आएगा? थैंक यू, आपने मुझे ये मौका दिया है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ब्रिक्स या कोई भी एक जो ट्रेडिंग ब्लॉक होता है, जब एक हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे हम अलग अलग देशों को इकट्ठा करते हैं, तो आइडियाज का, टेक्नोलॉजीज का एक आदान प्रदान का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनता है। जी। कई बारी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं देशों के बीच में, वो भी इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए सॉल्व करे जाते हैं। तो अगर मैं एक किसान हूँ और इस मीटिंग का मुझे क्या फर्क पड़ेगा, तो इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टाइम ऑफ द ईयर है, जब ग्लोबली बहुत ज्यादा सप्लाई चेन्स डिसरप्टेड हैं, इस दौरान अगर हम ये मीटिंग करते हैं, ये वो ब्लॉक है जो G7 कंट्रीज, जो वर्ल्ड ओवर सबसे बड़ा ब्लॉक माना जाता है, ये जो ब्रिक्स देशों का ब्लॉक है, इसका जीडीपी कवरेज उससे भी कहीं ज्यादा है। तो इस ब्लॉक के इकट्ठा होना एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। इंडिया इसकी प्रेसिडेंटशिप कर रहा है, वो बहुत ही बड़ा एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। और मध्य प्रदेश में होल्ड करने का हमने ये पढ़ा है, मध्य प्रदेश कह रहा है कि 2026 फार्मर वेलफेयर ईयर है और ब्रिक्स मीटिंग को वहां होल्ड करने के लिए वी फील बिल्कुल सही लोकेशन भी चूज करी गई है। तो टेक्नोलॉजीज का आदान प्रदान, ट्रेड का फैसिलिटेशन होना, ये सारे फायदे लो हैंगिंग हैं और दिख रहे हैं। अगर ये बातचीत अच्छी रही, जो बहुत उम्मीद है रहेगी एग्रीकल्चर के लेवल पे, तो फायदे आते दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा मैम। अगला सवाल है मेरा क्लाइमेट चेंज और मौसम के अनिश्चित मिजाज को लेकर, जिसके चलते खेती पर भारी आर्थिक चोट पहुंचती है। ब्रिक्स देश आर्थिक रूप से व्यावहारिक और क्लाइमेट रेजिलिएंट यानी जलवायु अनुकूल फूड सिस्टम बनाने के लिए किस प्रकार से काम कर सकते हैं? मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगी, जो हमारे ब्रिक्स देश हैं वो प्लस इंडिया, इंडिया पीछे नहीं है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के अंदर, चाहे सीड हो, चाहे टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन हो, इस सारे के अंदर इंडिया भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये जो आदान प्रदान होगा, ये हम सिर्फ एज इंडियंस इनसे सीखेंगे नहीं, हम भी इनको अपना एक्सपीरियंस, बल्कि जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स का एक्सपीरियंस है, इनको बता पाएंगे। क्योंकि रशिया जैसे कंट्री फॉर एग्जांपल, उनका लार्ज होल्डर है, लेकिन चाइना स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं। तो हमारे पास भी बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं इनके साथ शेयर करने के लिए। बट ये बिल्कुल सही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करना, एआई का यूज करना एडवाइजरीज बनाने के लिए, हाई यील्डिंग वेराइटीज बनाना। अब इन लोगों के पास जीएम क्रॉप्स हैं जो शायद हमारे देश में अभी दिख नहीं रही आती हुई, तो और क्या ही हम कर सकते हैं टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन क्लाइमेट रेजिलियंस के टुवर्ड्स, और इवन सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे सिर्फ क्लाइमेट का थ्रेट नहीं है, जियोपॉलिटिकल थ्रेट भी है। तो इन दोनों नजरियों से ये ब्लॉक की मीटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है।
अभी आपने एक शब्द का ज़िक्र किया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या है हुँ। और क्या कुछ बड़ी भूमिका हो सकती है ब्रिक्स देशों के बीच इस कॉन्फ्रेंस को लेकर आगे आने वाले सो देखें हमारे पास 145 मिलियन फार्मर्स हैं। जी, इनका एवरेज लैंड होल्डिंग साइज 1 हेक्टेयर है। जी, हमने एग्री स्टैक और अलग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआईस के थ्रू इन सब फार्मर्स को एक जगह एक डेटाबेस बनाने की कोशिश कर रही है। जी, इनके थ्रू हम इनको एडवाइजरीज भी भेजेंगे, इनसे हम इनपुट्स भी लेंगे। तो हमने एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटली क्रिएट किया है। आज की डेट में अभी इसके फायदे दिख नहीं रहे हैं, बट आने वाले सालों में विस्तार भी आ रहा है, हमको दिखेगा। सो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई के समय में ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम सारे देश एक दूसरे से सीख सकते हैं कि कैसे एआई को यूज करके फॉर एग्जांपल सॉइल के अंदर हम किस टाइम पे पानी दें और कब ना दें। जी, वो वैसी टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं, इंडिया में भी करती हैं, बट वो स्केल नहीं कर रही हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। जी। तो कैसे हम इसको इकोनोमाइज कर सकें, तो ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल ठीक कहा मैम। इस सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इसमें महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर एक विशेष सत्र भी रखा गया है और कृषि क्षेत्र में जेंडर इंक्लूजन की यदि हम बात करते हैं तो आर्थिक नीतियों में किस प्रकार का बदलाव ज़रूरी है और इस समिट से क्या कुछ निकल कर सामने आने वाला है? सो देखें जेंडर के अंदर हमारे पास अगर हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज देखें तो ज्यादातर जितनी लाइफ स्टॉक की एक्टिविटीज हैं वो विमेन ऑफ द हाउस होल्ड करती हैं। और जी, हमारे यहाँ पे गाय और भैंस की जो मिल्क हील्स है जनरली जो देश पहली चीज तो देसी और कमर्शियल हाइब्रिड के बीच में देसी की तादाद बहुत ज्यादा है और एवरेज एनिमल की यील्ड बहुत कम है। जी, तो हम लोग इस ब्रिक्स मीटिंग के जरिए लाइफ स्टॉक एक्टिविटीज के अंदर एंड नॉट जस्ट डेयरी के अंदर बट बी कीपिंग के अंदर फिश एक्वाकल्चर के अंदर बहुत कुछ आदान प्रदान हम सीख सकते हैं। कैसे ही एक वैल्यू चेन बनाई जाती है ताकि हम नेट कैसा ले, अगर हमने फिश को कैच कर लिया तो उसको कैसे सॉर्टिंग करें। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे इंडियन फार्मर मात खाता है और इन देशों के बहुत लर्निंग्स हैं जो हम इनसे सीख सकते हैं। तो जेंडर के लिए अलाइड एक्टिविटीज के लिए कैसे ही सॉर्टेड सीमन हम सब्सिडाइज कर सकते हैं, इन सारे नजरियों के लिए ब्रिक्स की मीटिंग हमको लगता है और एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत यूजफुल रहती है। बिल्कुल ठीक कहा मैम और निश्चित ही ब्रिक्स की जो कॉन्फ्रेंस है अपने सारे उद्देश्यों की पूर्ति कहीं न कहीं करती हुई दिख भी रही है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है मैम आपसे, एफएओ के अनुसार जो आंकड़े हैं हमारे, दुनिया में लगभग 2 अरब से अधिक लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं और ब्रिक्स देश जो कि दुनिया की लगभग आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 यानी ज़ीरो हंगर को हासिल करने के लिए कृषि उत्पादकता और बाजार लिंकेज को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है? सो आप एक चीज देखें, जब हमारे पास एग्रीकल्चर होता है तो जो लैंड है, लेबर है और कैपिटल है, ये तीन चीजें सबसे जरूरी होती हैं। जी, तो हमारे पास जो लैंड है वो सीमित है और जिस रेट पे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से लैंड खराब हो रहा है या खेती से बाहर जा रहा है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अपनी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को अचीव करने का एक्सेप्ट फॉर हमें क्रॉप की यील्ड बढ़ानी ही पड़ेगी। जी, सो क्रॉप्स के अंदर न्यू टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन हमको जरूरत पड़ेगी जी, और ये एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यील्ड्स, क्योंकि अगर हम कोई भी अपनी क्रॉप देखें, सोयाबीन देखें, डेयरी की यील्ड्स देखें, तो हम आधे पे लगभग बैठे हैं ग्लोबल एवरेज के। तो ये देश ऑफ कोर्स जीएम के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड सिर्फ एक जरिया नहीं है, कई टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है जो ये दूसरे देश देखते हैं। सो फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हमारे देश के लिए सेंट्रल रहेगी। लैंड एक बॉटलनेक बनेगा। तो ये जो आदान प्रदान ऑफ आइडियाज है ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बहुत यूजफुल रहता है कि जी, कैसे हम सेम पीस ऑफ लैंड से उतनी वैल्यू जनरेट कर सकें कि हम अब तकरीबन 1.4 1.5 बिलियन लोगों का पेट भी भर सके, प्लस हम दुनिया में भी दे सकें। हमने सिर्फ अपना पेट नहीं भर रहा है, जी, हमारे अपने चावल हम एटलीस्ट 22 से 23 मिलियन टन हर साल चावल बाहर भेजते हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर ऑफ चावल है। कैसे हम इन वैल्यू चेन्स को डीपन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो उगता है और थोड़े सरप्लस में हम बाहर भेजें। तो ये आदान प्रदान नॉट जस्ट न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी बट इनकम्स ऑफ फार्मर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट
पड़ाव रहेगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब अगले एक्सपर्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे साथ मौजूद हैं अभिजीत दास सर, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेड एनालिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं, काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अभिजीत सर, आपसे मेरा सवाल है कि बदलते भू राजनीतिक हालातों और सप्लाई चेन में आ रही रुकावटों को देखते हुए ब्रिक्स देशों के बीच कृषि व्यापार में सहयोग को बढ़ाना इस वक्त कितना जरूरी हो गया है? सर्वप्रथम अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ इस वार्तालाप में सम्मिलित होने से मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आपने जो सवाल पूछा है यह आज के हालात में बहुत ही प्रासंगिक है। विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई चेन में रुकावट आ रही है जी खासकर अनाज के क्षेत्र में हो या फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हो। तो जो ब्रिक्स के देश हैं, यदि उन पे हम अपनी निगाह दौड़ाएं जी तब हम यह पाएंगे कि कुछ ऐसे देश हैं जैसे भारत हुआ, चीन हुआ, ब्राजील हुआ, रशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ। ये सब कृषि उत्पाद में काफी आगे हैं, काफी सक्षम हैं। जी इतना ही नहीं, इनमें से कुछ देश तो फर्टिलाइजर भी एक्सपोर्ट करते हैं, जो फार्म मशीनरी है वो भी एक्सपोर्ट करते हैं। जी सर। लेकिन यह भी वास्तविकता है कि ब्रिक्स देशों के आपस में जो कृषि व्यापार है जी उसमें जो अपॉर्चुनिटीज हैं, संभावनाएं हैं, अवसर हैं, उनको पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं किया गया है। जी और इसमें तरह तरह के कारण है इसके लिए। एक तो यह है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, गुणवत्ता के स्टैंडर्ड्स हैं या खाद्य सुरक्षा के स्टैंडर्ड्स हैं, जी इनमें समन्वय नहीं है, तालमेल नहीं है। फिर सर्टिफिकेशन सिस्टम्स हुआ, उसमें भी काफ़ी भिन्न तरीके के सर्टिफिकेशन सिस्टम्स हैं। फिर जो बाजार की जानकारी है यह भी पर्याप्त तरीके से उपलब्ध नहीं है। जी फिर जो नियामक प्रक्रिया हुआ या पद्धति हुआ, जिसे हम रेगुलेटरी प्रोसेसेस कहते हैं, जी ये भी काफी अलग किस्म के हैं। तो यदि इन सब मुद्दों पर आपसी सहयोग हो सके, या जो टेक्निकल टर्म्स में जिनको कहते हैं सैनिटरी फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स, जी यदि इनमें सहयोग हो सके, इनमें आपसी जिसको कहते हैं म्यूचुअल रिकग्निशन, जी अलग अलग ब्रिक्स देश एक दूसरे के एसपीएस स्टैंडर्ड्स को रिकग्नाइज करें और फिर बाजार की जानकारी और उपलब्ध हो, जी तब इससे ब्रिक्स देशों के आपसी व्यापार में अवश्य बढ़ोतरी होगी। तो इस लिहाज से जो ब्रिक्स देशों की मीटिंग भारत की अध्यक्षता में चल रही है, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। सर, भारत इस बार जो ब्रिक्स की ये बैठक चल रही है इसकी अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने 2021 की जो अपनी पिछली चेयरशिप है उसके नतीजों को आगे बढ़ाते हुए कृषि व्यापार और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में क्या कुछ भूमिका अभी तक निभाई है, और अब ये जो करंट मीटिंग चल रही है इसको लेकर क्या कुछ आप देखते हैं इसका भविष्य? देखिए, हर एक वर्ष ये ब्रिक्स की मीटिंग होती है और कुछ कुछ मुद्दों पर आम सहमति बनती है ब्रिक्स देशों में। जी और एक वर्ष से अगले वर्ष और उससे फिर अगले वर्ष में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस होता है। जी और जिन मुद्दों पर सहमति हुई थी 2021 में, और अभी जो मुद्दे हैं ब्रिक्स देशों के सामने में, जी उसमें काफी हद तक मैं समझता हूं कि समन्वय है। मैं जी आपको उदाहरण देता हूं। जब 2021 की ब्रिक्स मीटिंग हुई थी जी भारत की अध्यक्षता में, उसमें यह तय किया गया था कि जो एक ये है ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म, जी उसको सुदृढ़ किया जाएगा। और इस बार की मीटिंग में यह जानकारी आ रही है कि कैसे और सुदृढ़ किया जाए। तो उसमें एक जो मुद्दा रहेगा जिसको कहते हैं नॉलेज टू एक्शन हब, मतलब सहयोग किया जाए ब्रिक्स देशों के अनुसंधान की संस्थाओं
संस्थानों के साथ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ, फिर जो एक्सटेंशन सिस्टम्स हैं अलग अलग ब्रिक्स देशों में, फिर जो स्टार्टअप्स हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र में, जी और इस टाइप के इस किस्म की सहयोग से यह उम्मीद की जा सकती है कि जो रिसर्च से जो ज्ञान आता है जी उसको वास्तविक तौर पर किसान अपने खेत में कैसे इस्तेमाल कर सके। तो यह इस चीज की बातचीत हुई थी 2021 में, और उसके अब कॉन्क्रीट नतीजे इस मीटिंग में आएंगे। एक और मैं उदाहरण देता हूं कि 2021 की मीटिंग में यह तय किया गया था कि ब्रिक्स देश जो इंटरनेशनली एग्रीड स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको कहते हैं एसपीएस स्टैंडर्ड्स, जी उनको ब्रिक्स देश हार्मोनाइज समन्वय लाने की कोशिश करेंगे आपस में, जी और इस बात को फिर से दोहराई जाएगी, यह उम्मीद की जा सकती है। और कुछ प्रैक्टिकल तरीके के उदाहरण के द्वारा यह बतलाया जा सकता है कि किस प्रकार समन्वय लाया जा सके अलग अलग ब्रिक्स देशों के एसपीएस स्टैंडर्ड्स में और उनके सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स में। तो यह कहना उचित होगा कि 2021 में जिन मुद्दों पर सहमति हुई थी, उनमें से कुछ मुद्दों पर इस मीटिंग में और आगे ले जाया जाएगा। जी सर, मेरा अगला सवाल है, आपकी जो हालिया पुस्तक है जिसमें आपने गैट और डब्ल्यूटीओ वार्ताओं की रणनीतियों पर चर्चा की है, ब्रिक्स देशों के बीच कृषि सब्सिडी, मार्केट एक्सेस और गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए वैश्विक व्यापार मंचों पर किस प्रकार की आम सहमति बननी चाहिए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? धन्यवाद मेरे पुस्तक का रेफरेंस लाने के लिए। जब हम देखते हैं कि विश्व व्यापार के निगोशिएशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो कृषि निगोशिएशंस चले थे 2003 से 2008 के बीच में, तब उन निगोशिएशंस में एक कोएलिशन बनी थी कुछ देशों की, जी जिसके लीडरशिप में ब्राजील, हिंदुस्तान, चीन, दक्षिण अफ्रीका ये सब थे। और इन देशों ने जब हाथ मिलाया, जी तब विकसित देश की सब्सिडी पर काफी सहमति बन गई थी कि किस प्रकार इन सब्सिडीज को घटाया जा सकता है। लेकिन जब विकसित देशों ने पाया कि वो उनको कंसेशंस देना पड़ेगा, तब वे इन वार्ताओं से अलग हट गए। जी लेकिन यह जानना जरूरी है कि जब ये देश जो कि ब्रिक्स के भी सदस्य थे और अभी भी हैं, जब उन्होंने हाथ मिलाया, जी जब वे एक होकर उन्होंने नेगोशिएट किया, जी तब जो विश्व के बड़े बड़े ताकत है, यूरोपियन यूनियन हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो, जी उनकी एक न चली। तो इसमें जो निष्कर्ष निकलता है जी कि यदि ब्रिक्स देश एक होकर निगोशिएट करें, जी तब उनकी आपसी ताकत निगोशिएटिंग टेबल पर बहुत बढ़ जाती है। जी। और यह एकमात्र तरीका है जिससे कि वो ट्रेड निगोशिएशंस में विकसित देशों के सामने अपनी बात सुदृढ़ तरीके से रख सकते हैं जी और अपनी बात विकसित देशों को मना भी सकते हैं। जी इसीलिए यह एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जी ब्रिक्स देशों का, जिसमें विश्व व्यापार के निगोशिएशंस में वो एक राय लेकर एक आम सहमति बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। मेरा अगला सवाल है, इंदौर सम्मेलन के 4 प्रमुख विषयों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नवाचार शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर कृषि तकनीकों के आदान प्रदान में आने वाली बौद्धिक संपदा आईपीआर या फिर व्यापार संबंधी अड़चनों को ब्रिक्स देश मिलकर कैसे सुलझा सकते हैं? देखिए, जो कृषि क्षेत्र का भविष्य है जी वो जैविक प्रौद्योगिकी से डिटरमिन होगा, जीनोमिक्स से डिटरमिन होगा, जीन एडिटिंग से डिटरमिन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिटरमिन होगा। जी तो इन सब चीजों के बारे में ब्रिक्स देश आपस में यदि सहमति बना सकें, जी तब यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, और निश्चित रूप से ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल होगी। इसी आशा के साथ आज हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। वाकई आज आप तीनों विशेषज्ञों के साथ चर्चा करके ये साफ हो गया कि इंदौर का ये ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सिर्फ बैठकों का दौर नहीं, बल्कि दुनिया की आधी आबादी के पेट भरने, हमारे अन्नदाताओं की आय बढ़ाने और पर्यावरण को बचाने का एक महासंकल्प है। ब्रिक्स वाटिका में
लगने वाले पौधे इस बात का प्रतीक हैं कि हम एक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। श्री सिराज हुसैन जी, श्वेता सैनी जी और श्री अभिजीत दास जी, आप तीनों ने आज अपने बहुमूल्य समय और विचारों से हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को लाभान्वित किया। इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत आभार। श्रोताओं, इंदौर की मालवी संस्कृति और मेहमान नवाजी के बीच चल रहे इस सम्मेलन से जो कुछ भी अमृत निकलेगा वो निश्चित रूप से हमारे खेतों और खलिहानों को समृद्ध करेगा। आज के इस विशेष चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी